आज हम लोग थोड़ा उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में संक्षेप में चर्चा कर लें। 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में सत्ता के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ट्रायंगुलर कंटेस्ट हुआ, और ये हुआ पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। राष्ट्रकूटों, प्रतिहार और पालों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से इतिहास में जानते हैं। और उत्तर भारत का त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ आएगा? आप जानते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों को याद रखिएगा। कभी कभी इसमें कुछ और जोड़ करके पूछ देता है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो आप जानते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। और इसकी वजह थी कन्नौज। ये मैंने एक भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की है। ये पालों का क्षेत्र था, ये आपका कलिंग है, ये राष्ट्रकूट, ये गुर्जर, प्रतिहार, और ये कन्नौज की स्थिति यहाँ है, देखिए, गंगा और जमुना के बीच में। और इस संघर्ष का कारण यही कन्नौज बना, क्योंकि उत्तर भारत में जो है सत्ता का जो प्रभुत्व था, वो उत्तर भारत पर जो प्रभुत्व का प्रतीक कन्नौज को माना जाता था। उसकी वजह ये थी कि कन्नौज की लोकेशन आप देख रहे हैं, गंगा जमुना के बीच में है, फर्टाइल लैंड, कृषि से समृद्ध, व्यापारिक गतिविधियां, व्यापार से समृद्धशाली, कृषि और व्यापार से समृद्धशाली होने के कारण, उस पर नियंत्रण होने के कारण से इसका महत्व था। और गंगा जमुना नदी के तट का भी फायदा मिलता था, व्यापार की भी स्थिति अच्छी थी, नदी के किनारे होने के कारण यातायात के साधन भी अच्छे थे। इन कारणों से कन्नौज का बड़ा महत्व था और इसी पे आधिपत्य करने का वर्चस्व था उत्तर भारत, 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा थोड़ा पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में बहुत डिटेल इतिहास में न जाके संक्षेप में शासकों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम पाल की बात करते हैं, पालों से शुरुआत करते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। गोपाल के बाद कौन हुए? गोपाल के बाद धर्मपाल हुए। धर्मपाल के बाद कौन हुए? देवपाल। देवपाल के बाद विग्रहपाल। विग्रहपाल के बाद नारायणपाल। नारायणपाल, नारायणपाल, अरे भाई ठीक से लिख जाओ, नारायणपाल। नारायणपाल के बाद महीपाल। महीपाल के बाद रामपाल। और रामपाल के बाद कौन हुए? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 5 6 7। और रामपाल के बाद हुए मदनपाल। और मदनपाल जो अंतिम पाल थे, शासक थे, इनका समय बताया जाता है 12वीं शताब्दी है, 1144 से लेके 1162 तक। ठीक, ये थे पाल वंश के संस्थापक। कौन थे? गोपाल से। दरअसल ये हुआ कि बंगाल जो था वो उस समय 8वीं शताब्दी में, बंगाल में बड़ी अराजकता अव्यवस्था थी। वहाँ का जो शासक था वो पूरी तरीके से बंगाल को नहीं संभाल पा रहा था। यही वजह थी कि कभी कन्नौज पे आक्रमण होता, कश्मीर से आक्रमण होता, आगे चल के असम, कामरूप के राजा हर्षदेव ने इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो इतनी अराजकता और अव्यवस्था थी, और बताया जाता है कि एक तरीके से मत्स्य न्याय की स्थिति थी यहाँ। इसके चलते वहाँ के जो प्रजा थी या वहाँ के जो लोग थे, और लोग क्या, उसमें महत्वपूर्ण जो सरदार थे, उन सभी सरदारों ने, वहाँ की जनता ने मिल करके गोपाल को अपना राजा चुन लिया। और इन्हीं गोपाल ने जो है 750 में किसने? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। गोपाल पाल वंश के प्रथम राजा थे, वो संस्थापक थे, और ये 20 साल सत्ता में रहे, 770 तक। और 770 से लेकर के 810 तक धर्मपाल, और 810 से लेकर 850 तक देवपाल रहे। इसके बाद आप किताब से देख लीजिएगा। गोपाल की बात जहाँ तक है, इतिहास में इनका क्या योगदान रहा, तो आप तारानाथ का नाम जानते होंगे। तारानाथ तिब्बती लामा थे, इतिहासकार हैं। उन्होंने ये बताया कि गोपाल की उपलब्धियों ने उदंतपुरी में एक उन्होंने
महाविहार बनवाया, बौद्ध मठ बनवाया था। ये उनकी उपलब्धि थी और इन्होंने ही जो है, गोपाल ही संस्थापक थे जिन्होंने कि ये पूरे बंगाल को इस पे एक शासन स्थापित किया और पूरे बंगाल पर उन्होंने नियंत्रण किया। ये संस्थापक थे। इसके बाद इनके बेटे धर्मपाल जो थे वो 770 में राजा बने और धर्मपाल एक बड़े उत्साही शासक थे और जिनके नाम से लगता है कि नाम में लगा हुआ धर्मपाल, पाल तो पाल वंश के थे ही और धर्म इनकी रुचि थी। धर्म कौन था उस समय? बौद्ध धर्म प्रसिद्ध था, तो उत्साही बौद्ध थे। और यही बात है कि उनके लेखों में उन्हें जो है क्या कहा जाता है, उनके लेखों में उन्हें जो है सौगात कहा गया है। और यही धर्मपाल, इधर आ जाऊंगा, धर्मपाल ने ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला का नाम आप सब जानते हैं, भागलपुर में, बिहार भागलपुर में विक्रमशिला है। और विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल की थी। और नालंदा आप जानते हैं कि कुमारगुप्त द्वितीय ने की थी, तो ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होने का। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वितीय ने की थी, गुप्त वंश के थे। और धर्मपाल ने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और हाँ, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का अगर कहीं आ जाए तो पुनरुद्धार भी कराया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का इतना खर्चा था उस समय कि इन्होंने 200 गांव जो है राजस्व दे दिया कि वहाँ का जो खर्चा एक्सपेंडिचर के लिए, व्यय के लिए कहा कि 200 गांव का राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाएगा। तो ये बौद्ध धर्म के, पालवंश बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, इनके जो राजा थे वो। तो ये धर्मपाल की एक उपलब्धि और है कि इन्होंने कन्नौज के शासक जो इंद्रायुध थे उनके हरा करके उनको, और क्या कहते हैं, चंद्रायुध राजा थे, उनको राजा बनाया, वहाँ भी हस्तक्षेप किया। उपलब्धि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा का पुनरुद्धार था। और इनको किसने हराया? इनको हराने वाले कौन थे युद्ध में, बता सकते हैं आप? धर्मपाल को जो है राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव ने पराजित किया इनको। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा थे। और यही नहीं, ध्रुव ने जो है प्रतिहारों को ही पराजित किया था। ये संक्षेप में धर्मपाल की बात हुई। और के बाद 810 में देवपाल जो है, धर्मपाल का बेटा देवपाल जो है पाल वंश का शासक बना। और देवपाल की उपलब्धि यह है कि देवपाल ने राजा बनने के बाद 810 में सिंहासन पाने के बाद उसने प्राग ज्योतिषपुर और उड़ीसा के बड़े भाग पे अपना अधिकार कर लिया। प्राग ज्योतिषपुर असम, आज का असम और उड़ीसा के एक बड़े भाग पे जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इसने जो है प्रतिहार राजा जो थे मिहिर भोज को भी उसने पराजित किया और मुंगेर को राजधानी बनाया। और इन्हीं के समय में ये देवपाल जो है, ये देवपाल इन्हीं के समय में जो है सुलेमान अरब यात्री था, आपको पता होगा 9वीं शताब्दी में अरब यात्री भारत आया था। उसने कहा कि पाल राज्य जो है रुइमा है, रुइमा यानी धर्म का राज, धर्मपाल धर्म का राज, यानी उसने जो है पाल राज्य को जो रुइमा कहा, धर्म कहा। जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान थे, क्या नाम था उनका? वीरदेव। कभी अगर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है आचार्य किसे नियुक्त किया गया, तो ये वीरदेव थे। ये जगरहार जलालाबाद के विद्वान थे। और देवपाल के बाद अगर देखें तो संक्षेप में विग्रहपाल हुए, नारायणपाल हुए और महीपाल को जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दूसरा संस्थापक कहा जाता है पाल वंश का। अगर कभी आता है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो महीपाल 2 हुए हैं, इसीलिए ये महीपाल प्रथम है। तो महीपाल प्रथम को जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। और ये पता है आपको कि पाल शासकों में बौद्ध धर्म, ज्ञान और विज्ञान के संबंध में काफी उन्नति की। और इनका संबंध उस समय साउथ ईस्ट एशिया, ये इनका राज्य था और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया से इनका बड़ा अच्छा संबंध था। आपको मालूम है कि शासक क्या नाम था उनका? शैलेंद्र थे ना। शैलेंद्र वंश का वर्चस्व हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया में, यानी मलाया में, जावा में, सुमात्रा द्वीप के आसपास। तो शैलेंद्र वंश का वर्चस्व था। तो शैलेंद्र वंश के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, संबंध थे। और पालों के संबंध तिब्बत से भी बड़े अच्छे थे। तिब्बत से भी जो है, टाइबट यहाँ है, टाइबट से भी पाल वंश के बड़े अच्छे संबंध थे। और साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म का अच्छा प्रसार था।
और वहाँ बताया कि वहाँ के शैलेंद्र वंश के जो राजा थे जिनका वर्चस्व था वो जावा, सुमात्रा, मलया द्वीपों पे, और शैलेंद्र ने जो है अपने दूत भी जो है पालों के दरबार में भेजे। और सुलेमान बताते हैं कि इस संघर्ष के बारे में इसकी पुष्टि 9वीं शताब्दी में सुलेमान जिस अरब यात्री की बात कर रहा था उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में जो है खूब भिड़ंत हुआ करती थी। और ये भी उन्होंने बताया कि पाल वंश की सेना इन दोनों से काफी बड़ी थी। तो ये संक्षेप में पाल वंश की बात हो गई। और अब प्रतिहार की बात करते हैं। प्रतिहार वंश के संस्थापक जो है नागभट्ट थे। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन अगर आप ग्वालियर के प्रशस्ति की बात करेंगे तो ग्वालियर प्रशस्ति के हिसाब से राम के भाई लक्ष्मण थे और लक्ष्मण के वंशज माना जाता है कि उसी में कोई राजा हरिश्चंद्र हुए थे, उनसे प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी। ये बात आपको कहाँ मिलती है? ग्वालियर की प्रशस्ति में। ग्वालियर की प्रशस्ति में ये कहा जाता है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति कोई राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन ये कपोल कल्पना है। अगर आप एहोल अभिलेख को मानेंगे, एहोल अभिलेख जो पुलकेशियन द्वितीय का है, उससे इस बात का पता चलता है कि नागभट्ट जो थे वो प्रतिहार वंश के, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। साथ जो थे वो प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा, इसलिए कहा जाता है कि जो गुर्ज राष्ट्र जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, इसी कारण से इनको गुर्ज राष्ट्र से संबंधित होने के कारण से इनका नाम जो है गुर्जर प्रतिहार पड़ा। और गुर्जरों का भी सबसे पहले उल्लेख जो है वो एहोल अभिलेख जो पुलकेशियन द्वितीय का है वहीं से मिलना शुरू होता है। ये प्रतिहारों का क्षेत्र है, इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी 730 में। 7 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद जो है वत्सराज हुए, और वत्सराज के बाद नागभट्ट हुए, नागभट्ट के बाद मिहिरभोज हुए, और मिहिरभोज के बाद जो है क्या नाम था, महेंद्रपाल प्रथम शासक हुए। मोटा मोटा ये शासकों के नाम है। तो नागभट्ट प्रथम ने जो है एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का जो उससे इस बात का पता चलता है कि नागभट्ट जो है इनके संस्थापक थे। और गुर्ज राष्ट्र से संबंधित होने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। गुर्जर प्रतिहार दोनों एक हैं। और गुर्जरों को प्रतिष्ठा इसलिए मिली कि ये लगा हुआ सिंध है, सिंध से और इधर राजस्थान की तरफ से जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका मुकाबला किया। और जाहिर सी बात है कि राजा लोग जब किसी युद्ध को जम के लड़ते थे, भले ही हार जाएं, लेकिन मुकाबला करते थे, तो उनका जो यश था, उनकी जो कीर्ति थी वो फैलती थी। और गुर्जर प्रतिहारों की कीर्ति इससे बढ़ी कि उन्होंने सिंध से और राजस्थान से जो अरबों के आक्रमण हो रहे थे उनका दृढ़ता से मुकाबला किया। और उसके बाद नागभट्ट द्वितीय हुए, फिर मोहितभोजी। और वत्सराज और नागभट्ट उतने महत्वपूर्ण नहीं है। वत्सराज को जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, पीछे चर्चा हुई थी, वत्सराज को जो है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया। और नागभट्ट द्वितीय को जो है राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुए, गोविंद थर्ड। तो नागभट्ट संस्थापक हुए। उनके बाद वत्सराज और नागभट्ट जो थे, वत्सराज को जो है राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने पराजित किया, नागभट्ट को भी राष्ट्रकूट राजा गोविंद ने पराजित किया। गोविंद थर्ड हैं, वो कई गोविंद हुए हैं, तो ये गोविंद तृतीय की बात हो रही है। और नागभट्ट के बाद कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण शासक मिहिरभोज हुए।
और परमार, उज्जैन के जो परमार राजा भोज थे उनसे अलग करने के कारण इनका नाम मिहिर भोज पड़ा। और मिहिर भोज को ही वास्तव में अगर आप कहिए तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, इन्होंने इसकी कीर्ति को बढ़ाया और वास्तविक संस्थापक और सबसे ताकतवर, सबसे सक्षम संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक और ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है मिहिर भोज को। ध्यान रखिएगा, ये मिहिर भोज उज्जैन के परमार भोज नहीं है, परमार भोज इनके बाद राजा बने थे, मिहिर भोज पहले आते हैं। तो मिहिर भोज के समय मिहिर भोज भगवान विष्णु के अनुयायी थे और उन्होंने जो है इनको क्या कहते हैं कि आदि वराह की टाइटल दी गई थी इनको, आदि वराह की। इन्होंने अपने सिक्के पे भी आदि वराह खुदवाया। और मिहिर भोज ने जो है कन्नौज पे आक्रमण कर लिया। ये वत्सराज और नागभट्ट, पता है ना, इनको राष्ट्रकूटों ने पराजित कर लिया था। लेकिन आगे चल करके इन्होंने, मिहिर भोज ने जो 836 में फिर से कन्नौज पे अपना शासन स्थापित कर लिया। उस साल तक ये कन्नौज के पे शासन करते रहे, कन्नौज के राजा रहे। और इन्होंने यहाँ तक कि ये नर्मदा है, नर्मदा के तट पे उन्होंने युद्ध में मालवा और गुजरात, ये मालवा है, मालवा और गुजरात, नर्मदा के तट पे मालवा और गुजरात के एक बड़े भूभाग पे भी, अच्छे खासे भूभाग पे भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। पाल शासक देवपाल के मृत्यु के बाद उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों ने अपना विस्तार पूरब की तरफ में किया। मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम राजा हुए। इन्होंने भी इनकी कीर्ति को बचाए रखा। महेंद्रपाल ने भी, प्रथम ने भी अपने पूर्ववर्ती मिहिर भोज की कीर्ति को बचाए रखा। और इन्होंने, इनके अभिलेख जो है पंजाब में मिलते, कठियावाड़ा में मिलते। इन्होंने कश्मीर से भी युद्ध किया। तो कहने का मतलब है कि महेंद्रपाल ने भी मिहिर भोज की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। मिहिर भोज के जो अभिलेख मिलते हैं वो कठियावाड़ा में मिलते हैं, पूर्वी पंजाब में मिलते हैं, अवध में मिलते हैं। और इन्होंने जो है कश्मीर के राजा से भी युद्ध किया। गुजरात के रहने वाले अल मसूदी ने 1915 से 1916 के बीच में गुजरात की यात्रा की। और वो बताता है कि गुजरात के जो प्रतिहारों का, जो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, उसे वो क्या कहता है, अल मसूदी उसे अल गुजर कहता है, अल गुजर कहता है। और राजा को उसने बोरा कहा। अल मसूदी जो बगदाद का यात्री था, 1915 से 1916 के बीच में आया। अल मसूदी ने जो है इस प्रतिहार राज्य को जो अल गुजर कहा, वही जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर का ही अपभ्रंश जो है, बिगड़ा हुआ रूप जो है गुजर है, अल गुजर कहा। और राजा को बोरा कहा। बोरा का मतलब बोराया नहीं, बोरा वही आदि बराह की टाइटल बताया ना, इन्होंने ली थी, आदि बराह की टाइटल ली थी, वही आदि बराह का विकृत रूप आदि, ये बोरा हो गया। और ये जो प्रतिहार शासक थे, इनकी जो है ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के प्रति बड़ी रुचि थी ये। और आपने प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर का नाम सुना होगा। राजशेखर महीपाल के दरबार में थे। ये देखिए, महेंद्रपाल के बाद छठे महीपाल हुए राजा। और इन्हीं महीपाल के दरबार में राजशेखर थे। राजशेखर का नाम आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? ये जो संस्कृत के कवि थे, प्ले राइटर, नाटककार थे, ये जो है इन्हीं महीपाल के दरबार में राजशेखर रहते थे। कभी आता है राजशेखर किसके दरबार में थे, बता दिएगा कि प्रतिहारों के जो शासक, प्रतिहार के वंश के जो राजा थे महीपाल के दरबार में थे। और 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा हुए कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट राजा हुए कृष्ण तृतीय 963 में। उन्होंने प्रतिहार के शासक को पराजित कर दिया। ये संक्षेप में प्रतिहार वंश की बात हो गई। और अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट, आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट जो है दक्कन में, ये बताया दक्कन में इनका जो है साम्राज्य था, दक्कन में इनका साम्राज्य था। और इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूटों की
राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंत दुर्ग ने की थी। ये 735 में की थी और दंत दुर्ग 735 से 756 तक रहे 20 साल। तो राष्ट्रकूट दक्कन वर्ष में सबसे पहले दंत दुर्ग राजा हुए, दंत दुर्ग ने स्थापना की थी। और इनकी राजधानी कहाँ थी जानते हैं? इनकी राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट को राजधानी बताया, जो आज महाराष्ट्र का सोलापुर है, वो उसी को मान्यखेट कहते थे और कुछ लोग मालखंड भी कहते हैं। तो ये दक्कन में दंत दुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट थी। ये है, देखिए मान्यखेट मैंने नक्शा बना रखा है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट थी, इसे मालखंड भी कहते हैं। और ये आज जहाँ महाराष्ट्र का जो सोलापुर है वहीं पे ये थे, वहीं पे ये स्थित है। आज जहाँ आपका सोलापुर है वहीं पे ये स्थित है। तो दंत दुर्ग हुए। दंत दुर्ग के बाद दूसरे शासक, उन लोगों ने भगवान के नाम, कृष्ण के नाम पे खूब नाम रखा। देखिए कृष्ण प्रथम हुए। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव हुए। ध्रुव के बाद जो है ये हो गए, क्या कहते हैं कि गोविंद। हाँ, गोविंद थर्ड हो गए। गोविंद थर्ड के बाद इनकी सबसे महत्वपूर्ण राजा अमोघ वर्ष हुए। ये 814 में, 814 से 878 तक बहुत लंबा शासन किया इन्होंने अमोघ वर्ष ने। और अमोघ वर्ष के बाद फिर कृष्ण द्वितीय हुए। कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय हुए और इंद्र तृतीय के बाद 8वें जो है कृष्ण तृतीय हुए। अभी मैंने बताया ना कि कृष्ण तृतीय ने जो है महेंद्रपाल के बाद जो महिपाल थे शासक प्रतिहार वंश के, इनको पराजित करके जो है इन्होंने प्रतिहारों का हिसाब किताब खत्म कर दिया। और इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंत दुर्ग ने की थी, बताया। उसके बाद कृष्ण प्रथम, फिर ध्रुव, फिर गोविंद तृतीय, फिर अमोघ वर्ष, फिर आपके कृष्ण द्वितीय, फिर इंद्र तृतीय, फिर कृष्ण तृतीय। इतने राजा हुए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन कौन है? ये गोविंद थर्ड है। ये बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, ये गोविंद थर्ड और अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ये दोनों राजपूत वंश के महानतम शासक में से गिने जाते हैं। अमोघ वर्ष ने तो 68 वर्षों तक शासन की स्थिति, 68 साल तो बहुत से लोगों की उम्र नहीं होती। और अमोघ वर्ष ने जो 68 साल तक शासन किया। और अमोघ वर्ष के बारे में एक खास बात ये है कि ये तलवार पे ज्यादा यकीन नहीं करते थे। धर्म और साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। युद्ध में उतना उनका मन नहीं लगता था। युद्ध तो भाई आवश्यक था, परिहार जहाँ हो जाए, लेकिन इनकी रुचि जो है धर्म और साहित्य में ज्यादा थी। यही वजह, वो खुद ही अब अपने एक लेखक थे, बड़े अच्छे लेखक थे। आपने कविराज मार्ग एक कृति का नाम सुना होगा, क्या मिटाऊं हुई इसको मैं, समय लगेगा। कविराज मार्ग, कवि राजमार्ग ये कृति है, ये कन्नड़ में है कविराज मार्ग। और यदि ये ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से अर्थशास्त्र राजनीतिक रचना है, इसी तरीके से ये भी एक पॉलिटिकल राजनीतिक बुक है, कविराज मार्ग, जिसे किसने लिखा है? कन्नड़ में लिखा है। ध्यान रखिएगा, बहुत कभी कभी आता है ये कविराज मार्ग किसने लिखा? अमोघ वर्ष ने लिखा। अमोघ वर्ष कौन था? ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। दंत दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव के बाद गोविंद थर्ड के बाद अमोघ वर्ष थे। इन्होंने 68 वर्ष तक शासन किया। ये बड़े अच्छे कवि थे, स्वयं बड़े अच्छे कवि थे, राजा भी थे। इन्होंने कन्नड़ में कविराज मार्ग लिखा, जो राजनीति की कृति है। और उन्होंने महिपाल को पराजित किया था, बताया महिपाल को पराजित किया था। महिपाल को पराजित करके इंद्र तृतीय एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में उभरा। इस वंश का अंतिम राजा जो था वो कृष्ण थर्ड थे, बताया। कृष्ण थर्ड। और अमोघ वर्ष क्यों बताया? इन राष्ट्रकूटों के राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा जो है कृष्ण तृतीय था। कृष्ण थर्ड, भगवान कृष्ण के नाम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रख लिए लोग, जैसे एलिजाबेथ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चार्ल्स, इसी तरीके से कृष्ण थर्ड था। कृष्ण थर्ड था। इन्होंने ये ये अंतिम राजा थे। इनका इन्होंने भी क्या किया कि जो उस समय चोल राजा थे, जो चोल राजा थे, उनको इन्होंने पराजित किया। पराजित करके जो उनके साम्राज्य का उत्तरी हिस्सा था, चोलों के जो साम्राज्य का जो उत्तरी हिस्सा था, उस पे इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। किसने कर लिया? कृष्ण तृतीय ने कर लिया। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा का शिव मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर भी बनवाया। और इन्हीं राष्ट्रकूटों ने जो है सबसे पहले मुस्लिम व्यापारियों को बसने की छूट दी। किसको? मुस्लिम व्यापारियों को। और जिसके चलते जो है
इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में शुरू हुआ और यहाँ इस्लाम के आने के बाद, मुस्लिम बस्तियों के बसने के बाद मुसलमानों ने तटवर्ती नगरों में अनेक इबादत के लिए अनेक मस्जिदों का भी निर्माण किया और इनकी सहिष्णुता के चलते ही विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई और इसके चलते ये राजपूत साम्राज्य समृद्ध हुआ। और कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न हैं, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न हैं उनका क्या नाम है? पंपा, पुन्ना और रन्ना। पंपा, पुन्ना और रन्ना वो इसी समय के हैं। कन्नड़ साहित्य की जो त्रिरत्न हैं पंपा, पुन्ना और रन्ना, ये इसी समय के हैं, जिनमें प्रथम दो क्या कहते हैं कि पुन्ना और पम्मा, इनको जो है पंपा और पुन्ना, इसमें प्रथम दो जो है पंपा और पुन्ना, प्रथम दो पंपा और पुन्ना को जो है कृष्ण तृतीय, इसमें पंपा और पुन्ना को कृष्ण तृतीय ने संरक्षण प्रदान किया। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ कन्नड़ या संस्कृत साहित्य को ही संरक्षण प्रदान किया, अपितु उस समय की जो भाषा थी प्राकृत और अपभ्रंश, प्राकृत और अपभ्रंश, जिससे चल करके आगे सारी आर्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ और उनको भी इन्होंने संरक्षण दिया। आपको पता होगा कि अपभ्रंश साहित्य के निषाद विद्वान स्वयंभू, हिंदी साहित्य का छात्र अगर स्वयंभू को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। स्वयंभू अपभ्रंश के महानतम कवि हैं। वो किसके समय के हैं? राष्ट्रकूट के समय के हैं। ये कवि आता है स्वयंभू, किसके राज में थे? याद रखिएगा, एलोरा का शिव मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया, मुसलमान व्यापारी बसे, धार्मिक सहिष्णुता की नींव थी। त्रिरत्न पंपा, पुन्ना और रन्ना इनके समय में थे। प्रथम दो को संरक्षण कृष्ण तृतीय ने दिया। साहित्य की दृष्टि से और क्या कहते हैं कि कला की दृष्टि से ये शासक महान शासक थे और भाषाओं का संरक्षण मिला। अपभ्रंश साहित्य के विद्वान स्वयंभू भी इसी काल से संबंधित हैं।